नमस्कार। ज्ञान सागर की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बात अपन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन गवर्नेंस की। भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की संदर्भ में। संविधान में अपन जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान निर्माण के संबंध में। किस संबंध में बात कर रहे हैं? संविधान निर्माण के संबंध में अपन बात करने जा रहे हैं। देखें, भारतीय संविधान एक दिन की उपज नहीं है। भारतीय संविधान है ये एक दिन की उपज नहीं है, ये वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। और ये वर्षों का जो संघर्ष है, ये वर्षों का संघर्ष एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए अपन ने समय समय पर बहुत सारे संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अधिनियम भी आए और इन अधिनियमों के बाद भारत का जो संविधान है ये संविधान अस्तित्व में आता है। सबसे पहले बात अपन करते हैं कि संविधान क्या है, संविधान कहते किसे हैं। देखिए, संविधान की जो परिभाषा बनती है वो परिभाषा यह है कि एक ऐसा मूलभूत कानून, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों। जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों। सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हों, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। याद रखें, ये जो परिभाषा है ये केवल लोकतांत्रिक संदर्भ में लागू है। किस संदर्भ में? लोकतांत्रिक संदर्भ में ये परिभाषा लागू है कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार भी बाध्य हो और नागरिक भी बाध्य हो, यानी डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ये परिभाषा लागू है। लोकतांत्रिक राष्ट्र की जो सरकार है ये संविधान का पालन स्वयं भी करेगी और लोकतांत्रिक राष्ट्र में निवास करने वाले नागरिक हैं वो भी संविधान का पालन करेंगे। अब ये संविधान प्रचलन की बात करें यानी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान की कितने प्रकार प्रचलन में हैं। सामान्य बेसिक सी भाषा में अपन दो ही प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन जब राजनीति विज्ञान में अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें संविधान के जो अलग अलग प्रकार हैं ये अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से अपन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान अपने को कितने प्रकार का देखने को मिलता है? संविधान के दो प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं। संविधान के जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? संविधान में एक प्रकार आता है लिखित संविधान। कौन सा? एक तो आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान के नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा संविधान जो कैसा हो, लिखा हुआ हो। दुनिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात करें तो सर्वप्रथम किसका संविधान लिखा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम 1789 में। कब? 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया। किसका? 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया था और अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया शहर में हैमिल्टन के द्वारा लिखा गया था। अमेरिका के संविधान को हैमिल्टन ने क्या कहा है? न्यायाधीश की मूलभूत विधि कहा है। किसने? हैमिल्टन ने। किस देश के संविधान को? अमेरिका के संविधान को। हैमिल्टन अमेरिकी ही संविधान की रचयिता है। अमेरिका के संविधान को आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है? आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक। और आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक किसको कहा जाता है? अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। कब बना था? 1789 में बना था। फिलाडेल्फिया शहर में वो लिखा गया था। तो लिखित संविधान का उदाहरण अपन ने पढ़ लिया, वो अमेरिका है। आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। संविधान का जो दूसरा प्रकार प्रचलन में है वो है अलिखित संविधान। अलिखित के नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा संविधान जो क्या हो,
बिना लिखा हुआ हो। अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है? अलिखित संविधान की विशेषता होती है कि वह परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। किस पर? अलिखित संविधान है ये परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित होता है। कौन सा संविधान? अलिखित संविधान। आज भी अपन देखें तो अलिखित संविधान दुनिया में किस देश की संविधान को उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं? तो आपने देखा होगा सऊदी अरब का संविधान है। ये सऊदी अरब का संविधान अलिखित है। सऊदी अरब के साथ साथ अपन बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो देखिए ब्रिटेन का संविधान है ये नाम मात्र का ही अलिखित बचा है। ब्रिटेन का संविधान है ये नाम मात्र के रूप से अलिखित बचा है। बाकी ब्रिटेन के संविधान के अधिकांश हिस्से को क्या कर लिया? लिख लिया है। लेकिन सऊदी अरब का संविधान है ये अलिखित संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है कि दुनिया में अलिखित संविधान की विशेषता क्या है? अलिखित संविधान की विशेषता है कि ये परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। किस पर? परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। कौन सा संविधान? अलिखित संविधान। ठीक है। और अलिखित संविधान परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित है। सबसे पहले अपन देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत का जो संविधान है ये भारत में संविधान की मांग कब होती है? भारत में सर्वप्रथम बात करें बाल गंगाधर तिलक की। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग, भारत में सर्वप्रथम संविधान की जो मांग है ये संविधान की मांग 1895 में की गई थी। कब? 1895 में की गई थी। और 1895 में भी अपन बात करें तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन से विधेयक में संविधान की मांग की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी। कौन से विधेयक में? स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी। तो दोस्तों याद रखना स्वराज विधेयक का संबंध किन से है? स्वराज विधेयक का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है। इसे दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? इसे दूसरे शब्दों में आप संविधान विधेयक के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की थी? 1895 में की थी। विधेयक का क्या नाम था? स्वराज विधेयक था। क्या नाम था? स्वराज विधेयक था। और स्वराज विधेयक का संबंध किससे? बाल गंगाधर तिलक से। लेकिन यहाँ पर अपन रीट की पूर्व की परीक्षा की बात करें तो इस स्वराज शब्द से लेकर के बहुत अच्छा प्रश्न आया था। और प्रश्न ये था कि स्वराज शब्द किसने दिया था? स्वराज शब्द है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? स्वराज शब्द है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया कौन सा शब्द? स्वराज शब्द। लेकिन इसी स्वराज शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग है ये सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों स्वराज शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग है ये सार्वजनिक प्रयोग तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि शब्द किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वराज शब्द है ये स्वराज शब्द का मतलब है आप ये ऐसा कह सकते हैं कि आप स्वतंत्रता से इस शब्द को जोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये स्वराज शब्द कब अस्तित्व में आता है? तो आपको याद होगा कि 1928 से पहले, कब की बात हो रही है? 1928 से पहले कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों में स्वराज शब्द शामिल नहीं था। 1928 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ इसके तुरंत बाद 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा फहराया था उस समय उन्होंने पूर्ण स्वराज शब्द काम में लिया था। तो वहाँ पर नेहरू जी ने स्वराज शब्द काम में लिया। यहाँ पर इतना याद रखना है कि स्वराज शब्द किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
ठीक है। स्वराज शब्द का सार्वजनिक प्रयोग है, ये सार्वजनिक प्रयोग किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक है, इस स्वराज विधेयक का संबंध किससे है? तो संविधान की मांग से है। लेकिन ये भी याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग के साथ साथ फंडामेंटल राइट की भी मांग की थी। भारत में सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला कोई व्यक्ति है, वो भी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मौलिक अधिकारों की मांग भी कौन से विधेयक में की गई थी? स्वराज विधेयक में की गई थी। और संविधान की मांग भी कौन से विधेयक में की गई थी? स्वराज विधेयक में ही की गई थी। ये मांगे ज्यों की त्यों रही। और इसी दौरान अपन बात करें 1922 की, तो 1922 में नाम आता है महात्मा गांधी। और 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाए? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, भारतीयों द्वारा बनाया जाए। ये बात है, ये महात्मा गांधी ने कब कही थी? 1922 में। ये 1922 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कही? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1922 में महात्मा गांधी एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। वह आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। ये असहयोग आंदोलन है। इस असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। लेकिन असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? इन पर अगर अपन बात करें तो देखिए, जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। भारत आने के बाद अचानक से अंग्रेजी हुकूमत का एक कानून उन्होंने देखा, और वो कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे? रॉलेट एक्ट में प्रावधान किए गए थे कि बिना किसी दलील की, बिना किसी सुनवाई के औपनिवेशिक सरकार सीधा उठा के कहाँ डाल देती थी? जेल में डाल देती थी। ऐसे प्रावधान थे। यहाँ से गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से क्या बन गए? यहाँ से गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बन गए। सहयोगी से क्या बने? असहयोगी बन गए महात्मा गांधी। और इन्होंने तय किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हिंसक घटना के आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तैयार की गई। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1920 में। ध्यान रखना, 1920 एकमात्र ऐसा वर्ष है जिसमें कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? 2 अधिवेशन हुए थे। वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जबकि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तैयार की गई थी। और यहाँ पर तय हुआ कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक से एक घटना घटित होती है। 4 फरवरी 1922 को घटना घटित होती है। 4 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई थी, ये घटना चोरा चोरी नामक स्थान पर घटित होती है, जहां एक भीड़ के द्वारा थाने को आग लगा दी गई। तो महात्मा गांधी इस घटना से आहत हुए, और जब गांधी जी इस घटना से आहत हुए तो उन्होंने अचानक से आंदोलन वापस ले लिया। जब ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया तो कांग्रेस का एक खेमा गांधी जी से इस बात पर नाराज हो गया कि आप आंदोलन अचानक वापस क्यों ले रहे हैं। तो अचानक से जब आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस के 2 व्यक्ति नाराज हुए। एक नाम आता है CR दास यानी चित्तरंजन दास, और दूसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को, कब की बात हो रही है? 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना कर डाली। किसकी? स्वराज दल की स्थापना कर डाली। और स्वराज दल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्वराज दल की स्थापना है ये इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर है? इलाहाबाद में हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1923
1923 को हुई। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल की स्थापना की थी। और याद रखना, इसी स्वराज दल द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? तो स्वराज दल द्वारा जो संविधान की मांग है, ये संविधान की मांग कब की गई थी? तो याद रखना, स्वराज दल ने संविधान की मांग है ये 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में स्वराज दल द्वारा संविधान की मांग की गई थी। यहाँ पर याद रखना, संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन संविधान की मांग करने वाला पहला दल कौन सा है? तो उत्तर होगा अपना स्वराज दल। कौन सा? स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की है। कब की है? 1 जनवरी 1923 को की है। लेकिन इस स्वराज दल का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, ये मैनिफेस्टो कब जारी किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, मार्च 1923 में जारी किया गया। जब स्वराज दल ने संविधान की मांग की तो यहाँ पर एक अजीब सी घटना हुई। घटना ये हुई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे लॉर्ड बर्कनहेड। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, जो कि 1858 में पद सर्जित किया गया था भारत सचिव का महारानी विक्टोरिया के द्वारा। लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के लिए कहा कि भारतीयों को संविधान का बोध नहीं है, और भारतीयों को ये बात बहुत बुरी लगी कि हमें संविधान का बोध क्यों नहीं है। तो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञों का ये तर्क था कि भारतीय बार बार संविधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो किस प्रकार का संविधान चाहते हैं। यानी भारतीयों के पास संविधान का ड्राफ्ट नहीं है। जब भारतीयों के पास संविधान का ड्राफ्ट नहीं है, ये बात लॉर्ड बर्कनहेड ने कही, तो वापस इन्होंने एकजुटता दिखाई और यहाँ पर एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। वो सर्वदलीय समिति कौन सी थी? सर्वदलीय समिति थी नेहरू समिति, नेहरू कमेटी। नेहरू समिति का गठन कब किया गया? नेहरू समिति का गठन 1928 में किया गया। कब किया गया? 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया। और इस नेहरू समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये नेहरू समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? नेहरू समिति का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। किसको? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू। इस नेहरू समिति में जो सचिव थे, ये सचिव किसको बनाया गया? तो सचिव बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के ही पुत्र थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति में सचिव, और अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये नेहरू समिति एक सर्वदलीय समिति थी। नेहरू समिति कैसी थी? नेहरू समिति सर्वदलीय समिति थी, यानी ऑल पॉलिटिकल पार्टियां जो उस समय की थी या उस समय की ऑल पार्टियां हैं, ये इसमें शामिल थी। यह एक सर्वदलीय समिति थी। नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दी, इतिहास में उसे किस नाम से जाना जाता है? इतिहास में उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से RPSC के द्वारा एक प्रश्न पुटअप किया जाता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध की बात करें तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध है, ये भारतीय संविधान के एक प्रारूप से है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध है, ये भारतीय संविधान के प्रारूप से है। यानी सबसे पहले भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, ये प्रारूप किसने तैयार किया था? नेहरू समिति ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये किसने तैयार किया था? नेहरू समिति ने तैयार किया था। नेहरू समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, वो किस रिपोर्ट में तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट में
में। और यहाँ से प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध है, ये भारतीय संविधान के प्रारूप से है। किससे है? भारतीय संविधान के प्रारूप से है या भारतीय संविधान के ड्राफ्ट से है। ठीक है। अब नेहरू समिति में ही मौलिक अधिकारों का नेहरू समिति ने ही मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। कुछ भी हो, लेकिन भारतीयों ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। और यहां से प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न की भाषा यही होगी कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध भारतीय संविधान के प्रारूप से है, यानी भारतीय संविधान के ड्राफ्ट से है। नेहरू समिति एक सर्वदलीय समिति है। इसमें उस समय की जितने भी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इसमें शामिल की गई थी। नेहरू समिति ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। इसके बाद 1934 का समय आता है और 1934 में एक नाम आता है M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। किसकी? औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की किसने? औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की M.N. रॉय ने। देखो, M.N. रॉय है, ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि साम्यवादी विचारधारा के व्यक्तियों के विचार में संविधान सभा का विचार शामिल नहीं होता है, लेकिन इनका यह व्यक्तिगत विचार था। कैसा? इनका यह व्यक्तिगत विचार था। ध्यान रखें, M.N. रॉय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की। कब? 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो याद रखें, दुनिया में संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार है, ये सर्वप्रथम विचार सर हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया था? सर हेनरी मैन है। ये सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान सभा का दुनिया में विचार दिया था। भारत में संविधान सभा की मांग किसने की है? M.N. रॉय ने की है। कब? 1934 में की है। लेकिन M.N. रॉय को भारत में क्या कहा जाता है? तो याद रखें, M.N. रॉय को भारत में साम्यवादी पार्टी का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवादी पार्टी का संस्थापक कहा जाता है। किसको? साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? संस्थापक M.N. रॉय है। M.N. रॉय ने साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब की थी? तो याद रखें, M.N. रॉय ने साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में की थी। कहाँ पर की थी? ताशकंद में की थी। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और वहाँ सबसे पहले साम्यवादी पार्टी का गठन किया M.N. रॉय ने। साम्यवादी पार्टी क्या है? साम्यवाद को समझिएगा, अंग्रेजी में कहेंगे आप कम्युनिस्ट है। ठीक है। साम्यवादी पार्टी के एजेंडे में मुख्य रूप से जो बातें शामिल होती हैं, या इनके विचार में जो मुख्य बातें शामिल होती हैं, वो कौन सी बात होती है? कि पूंजीवाद का विरोध करना। किसका? पूंजीवाद का विरोध करना व मजदूरवाद का समर्थन करना। पूंजीवाद का विरोध व पूंजीवाद का विरोध व मजदूरवाद का समर्थन कौन करती है? कौन सी विचारधारा करती है? साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा भारत में 1962 में आकर के डिवाइड हो गई थी। हालांकि भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में होती है, लेकिन M.N. रॉय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो M.N. रॉय ने कब की थी? M.N. रॉय ने 1920 में की थी। कहाँ पर? ताशकंद में की थी। साम्यवादी पार्टी के एजेंडे में पूंजीवाद का विरोध और मजदूरवाद का समर्थन है। साम्यवादी विचारधारा दो प्रमुख राजनीतिक विचारकों की विचारों पर आधारित है, जिनमें एक का नाम सुना होगा आपने, लेनिनवाद।
ठीक है, वो लेनिन के विचारों पर आधारित है, एक है ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। अभी आपने राजस्थान विधानसभा में विधायक सुना होगा बलराम पूनिया, गिरधारी लाल। ये दो ऐसे विधायक हैं जो साम्यवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन वो मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी के विधायक हैं, यानी सीपीआई एम वो कोष्टक में लिखते हैं। उस एम का मतलब है कि वो साम्यवाद तो हैं, लेकिन वह कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की समर्थक हैं। किसके? कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के समर्थक हैं। लेकिन दूसरा, आप केरल में चले जाइएगा, केरल में जो साम्यवादी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और अनाज की बाली है। हसिया, हथौड़ा और अनाज की बाली है, मतलब वह लेनिनवाद पर आधारित है। किस पर? लेनिनवाद पर आधारित है। कौन सी? तो केरल वाली, जिसका चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा और अनाज की बाली है। लेकिन दूसरा याद रखिएगा, यही साम्यवादी पार्टी है, इसका संस्थापक भारत में किसको कहा जाएगा? एम.एन. रॉय को कहा जाएगा। कब की थी इन्होंने साम्यवादी पार्टी की स्थापना? 1920 में। यहां संविधान सभा के लिए पढ़ रहे हैं तो एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग है, ये संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में। हालांकि यह इनका व्यक्तिगत विचार था, तो दिमाग में ऐसा ना लाए कि साम्यवादी विचारधारा के लोग तो संविधान सभा को मानते ही नहीं, लेकिन ये केवल और केवल इनका व्यक्तिगत विचार था, इनकी राजनीतिक विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं था। दुनिया में संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सर हेनरी मैन ने दिया था। सर हेनरी मैन एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो देखिए 1936 का समय आता है। 1936 में कांग्रेस का फेसबुक अधिवेशन होता है। 1936 में कांग्रेस का कौन सा? कांग्रेस का फेसबुक अधिवेशन होता है। और इस फेसबुक अधिवेशन में किसके द्वारा? कांग्रेस के फेसबुक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग की गई थी। संविधान की मांग की गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग कब की? तो याद रखिएगा 1936 में की थी। कौन से अधिवेशन में? फेसबुक अधिवेशन में। एनसीईआरटी में ये वर्ष 1936 लिखा हुआ है, जबकि ये फेसबुक अधिवेशन है। ये फेसबुक अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कांग्रेस में अगर सबसे ज्यादा बार कोई अध्यक्ष बना है तो वो कौन बना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में हो गया। इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए 1940 का समय आता है। 1940 में भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिनी लिथगो। 1940 में वाइसराय लॉर्ड लिनी लिथगो ने एक प्रस्ताव जारी किया, जिस प्रस्ताव का नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम था? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। अपने को याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव किसने जारी किया था? तो अगस्त प्रस्ताव है ये लॉर्ड लिनी लिथगो ने जारी किया था। लॉर्ड लिनी लिथगो भारत के वाइसराय थे उस समय। लॉर्ड लिनी लिथगो द्वारा जारी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ये स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत का क्या होगा? एक संविधान होगा। यानी अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। भारत का एक संविधान होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारत का एक संविधान होगा, ये बात तो स्वीकार की गई, लेकिन भारत का संविधान किस रूप में होगा? डोमिनियन स्टेट के रूप में होगा। किस रूप में होगा? डोमिनियन स्टेट के रूप में होगा। यानी अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार किया। अब आप कहेंगे डोमिनियन स्टेट की मांग क्या थी? देखो, डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य किस
स्टेट से होता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि नीतियां बाहर से बनकर आए और शासनकर्ता स्थानीय हो। वह कौन सा स्टेट है? डोमिनियन स्टेट है। यहां पर डोमिनियन स्टेट को भारतीयों द्वारा खारिज कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट की मांग को भारतीयों ने खारिज क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस द्वारा मुख्य मांगों से डोमिनियन स्टेट की मांग को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा अपने मुख्य मांगों से डोमिनियन स्टेट की मांग को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? तो याद होगा 1928 में कांग्रेस द्वारा मुख्य मांगों में, 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनी मुख्य मांगों में, अपनी मुख्य मांगों में डोमिनियन स्टेट, अपनी मुख्य मांगों में डोमिनियन स्टेट की मांग, डोमिनियन स्टेट की मांग को अलग कर दिया गया था, अलग कर दिया था। और किसकी मांग कर डाली थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब? 1928 में ये मांग शुरू हो गई थी, पूर्ण स्वराज की। इसलिए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की मांगों को क्या कर दिया? खारिज कर दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, डोमिनियन स्टेट की मांगों को जब खारिज किया गया तो डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा? हालांकि कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में वह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन महात्मा गांधी का है वो कथन। क्या कहा गया है? महात्मा गांधी ने कहा गया, यह दरवाजे की जंग लगी, यह दरवाजे की जंग लगी, यह दरवाजे की जंग लगी, कील के समान है। दरवाजे की जंग लगी, कील के समान है, जो दरवाजे की जंग लगी, कील के समान है, जो अब किसी काम की नहीं है, जो अब किसी काम की नहीं है, काम की नहीं है। ये बात किसने कही है? ये बात महात्मा गांधी ने कही है। ये बात महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव के लिए कही थी? अगस्त प्रस्ताव के लिए कहा था कि ये दरवाजे के जंग लगी हुई कील की समान है, जो अब किसी काम की नहीं है। ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव में भी किसके लिए कहा था? डोमिनियन स्टेट के लिए कहा था। तो अगस्त प्रस्ताव में संविधान की मांग जो स्वीकार की थी वो किस स्टेट के रूप में स्वीकार की थी? डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वीकार की थी। लेकिन हमने इस डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनी मुख्य मांगों से डोमिनियन स्टेट की मांग को अलग कर दिया गया था, जिसके कारण अपन ने 1940 में इसे स्वीकार नहीं किया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 1940 में ही अंग्रेजों ने क्यों स्वीकार किया? 1940 से पहले स्वीकार क्यों नहीं किया? 1940 में ही ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी? तो 1940 में इन सब के पीछे कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा? 1940 में था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की अपन बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में ही हुआ। 1939 में हुआ। इसके पीछे का कारण वर्साई की संधि था। मैं उस बात पर लौट करके आऊंगा कि अंग्रेजों ने 1940 में क्यों स्वीकार किया। तो देखो, वह द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वर्साई की संधि। वर्साई पोलैंड का एक शहर है। वर्साई क्या है? पोलैंड का एक शहर है, जहां वर्साई की संधि 1919 में हुई। वर्साई की संधि 1919 में क्यों हुई? इसके पीछे का कारण था
प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 में क्यों हुआ? इसका तात्कालिक जो कारण था, ये तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जर्मनी में हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जर्मनी में हत्या, यह इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। अब यहां से चीजों को समझिएगा। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। पहले विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में यह तय हुआ कि युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी है। युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी है और जर्मनी युद्ध के हार जाने के रूप में किसको पैसा देगा? ब्रिटेन को पैसा देगा। ब्रिटेन जर्मनी के संसाधनों का दोहन करेगा, ऐसा वर्साई की संधि में तय हो गया। यानी यहाँ पर अपमानित किसको होना पड़ा? जर्मनी को अपमानित होना पड़ा। तो जर्मनी का एक नागरिक था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने उस समय एक बात कही कि ये तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, 20 वर्ष बाद दुनिया से इस अपमान का बदला मैं लूंगा। ये बात किसने कही? अडोल्फ हिटलर ने। 1923 में हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे धरातल पे काम करना शुरू किया। इधर जर्मनी के संसाधनों का दोहन कौन कर रहा है? ब्रिटेन जर्मनी के संसाधनों का दोहन कर रहा है। जर्मनी की हालत खराब हो गई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, अमेरिका ने उधार देना शुरू किया। लेकिन 1929 तक आते आते अमेरिका का रियल एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया। अमेरिका खुद दिवालिया घोषित हो गया, मतलब शेयर बाजार उनका धराशायी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी। जर्मनी ने ब्रिटेन के सामने हाथ खड़े किए। इस बात का समर्थन अडोल्फ हिटलर की पार्टी ने किया। हिटलर के दिमाग में एक ही बात थी कि दुनिया के नक्शे पर जर्मनी रहे या ना रहे, 20 वर्ष बाद दुनिया से अपमान का बदला मैं लूंगा। ये 20 वर्ष बाद इसलिए कहा कि इस संधि में शर्त थी, वर्साई की संधि में, कि 20 वर्ष तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा। 20 वर्ष तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, ये बात वर्साई की संधि में तय हो गई थी। तो हिटलर के दिमाग में पहले से ही क्या चल रहा था? 1939 चल रहा था कि मेरे देश का वर्साई की संधि में जो अपमान हुआ है, उस वर्साई की संधि के अपमान का बदला मुझे लेना है। और इन सब के बीच जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। चांसलर बनने के बाद उनके दिमाग में एक ही बात थी, वर्साई की संधि में अपमान का बदला लेना। अब वर्साई की संधि के मुताबिक 20 साल तक युद्ध नहीं कर सकते, 20 साल पूरे हो रहे हैं 1939 में। तो हिटलर को लगा कि मुझे इतने दिन सत्ता में कोई हटा सकता है। तो 3 मार्च 1933 को हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पारित किया, यानी विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया। और विशेषाधिकार अधिनियम पारित करके जर्मनी में तानाशाही शासक बन गया और जर्मनी में पहला फरमान जारी किया कि जिसकी चौड़ी ललाट और नीली आंख है उसे छोड़ दिया जाए, बाकी सब आर्य हैं, बाकी सब यहूदी हैं, इन्हें मार दिया जाए। इन्हें हमारे गुरु ईसा मसीह को मारा है। हिटलर ने लाखों की संख्या में यहूदियों को एक साथ मौत की घाट उतारा गया। जब लाखों की संख्या में एक साथ यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया तो यहूदियों को शिक्षा से भी वंचित किया गया। स्कूलों में नाज़ी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया, यानी उसमें यहूदियों के प्रति नफरत पढ़ाई गई आर्य बच्चों को। 1939 में जैसे ही संधि की शर्तों के मुताबिक 10-20 वर्ष पूरे हुए तो जर्मनी का तो जानी दुश्मन कौन था? ब्रिटेन, क्योंकि फोकट में उसके संसाधन लूट के ले गया, ऐसा जर्मनी का मानना था। हिटलर ने पूरी ताकत के साथ जर्मनी पे आक्रमण किया तो जर्मनी बैकफुट पे आ गया। ब्रिटेन बैकफुट पे आ गया। जर्मनी ने पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया, ब्रिटेन बैकफुट पे आ गया। ब्रिटेन जब बैकफुट पे आया तो दुनिया में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। ब्रिटेन को भी किसी ने ज्ञान दे दिया कि तू अकेला युद्ध क्यों लड़ रहा है, भारत जैसा विशाल देश तेरा उपनिवेश है, भारतीयों को युद्ध लड़वा। लेकिन भारतीय युद्ध क्यों लड़वाएं? भारतीय फोकट में किसी को स्माइल ही नहीं देते, फोकट में तो किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं, कोई ना कोई हित तो जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो भारतीयों को राजी करने के लिए भारतीयों के हित को जोड़ा गया। और भारतीयों के हित को जोड़ा गया कौन से प्रस्ताव में? भारतीयों के हित को जोड़ा गया अगस्त
अगस्त प्रस्ताव में। और अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि ठीक है, आप हमें युद्ध में सहयोग करिएगा, हम आपके देश का क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो संविधान कहा गया वो किस स्टेट के रूप में था, डोमिनियन स्टेट के रूप में था। और डोमिनियन स्टेट की मांग को अपन पहले ही खारिज कर चुके हैं, इसलिए हमने इसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव आया। कौन लेकर के आया, लॉर्ड लिनी लिथगो लेकर के आए, जो उस समय भारत के वाइसराय थे। भारत में वाइसराय का पद है, ये गवर्नर जनरल के स्थान पर आया था। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसराय बनाया गया था। आखिरी अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वाइसराय कौन था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। यहां कुछ भी हो, अगस्त प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया कि भारत का एक क्या होगा, संविधान होगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 का समय आता है और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942 में कौन सा मिशन भारत आया, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा शांति बनाए रखें, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात किसने कही, ये बात क्रिप्स मिशन ने कही 1942 में। ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये विंस्टन चर्चिल हैं। कौन है, विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन किसके मंत्रिमंडल से भारत आया था, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन है ये किसके मंत्रिमंडल से भारत आया, तो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल से भारत आया। क्रिप्स मिशन के संबंध में महात्मा गांधी ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, कांग्रेस का इसने क्यों विरोध किया, मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया, इन तमाम तथ्यों के संदर्भ में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।